नमस्कार दोस्तों। आज हम कक्षा 6 के अध्याय 11 सहकारिता एवं उपभोक्ता सशक्तिकरण के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कुछ सामान्य जानकारी दी गई है जो हमारे इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। सबसे पहले हम देखे थे सहकारिता का अर्थ एवं उसका महत्व। सहकारिता क्या है, इसका क्या अर्थ है और इसका क्या महत्व है। साधारण शब्दों में संगठित रूप से व्यक्ति आपसी सहयोग के साथ जो कार्य करते हैं उसे हम सहकारिता कहते हैं। अकेले व्यक्ति के पास इतने साधन नहीं होते हैं कि वह अपना आर्थिक विकास स्वयं कर सके। यदि लोग आपस में संगठित होकर किसी कार्य को करते हैं तो बड़े और मुश्किल काम को भी आसानी से किया जा सकता है। इस प्रकार लोग आपस में मिलकर अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने व विकास का प्रयास करते हैं। सहकारिता में समाज के निर्धनतम एवं कमजोर व्यक्ति का हित भी निहित होता है। सहकारिता में क्या होता है, इसका एक सहकारिता का एक मंत्र है, एक सब के लिए सब एक के लिए। ये थोड़ा धुंधला है, दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन ये इसका क्या मूल मंत्र क्या है, एक सब के लिए सब एक के लिए। तो ये कई बार पूछ लिया जाता है कि सहकारिता का मूल मंत्र है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सहकारिता के मूल तत्व। नंबर 1, सहकारिता में सदस्यता स्वैच्छिक होती है। नंबर 2, इसका संचालन एवं प्रबंधन सभी सदस्यों की सहमति से होता है। नंबर 3, सभी सदस्यों को एक जैसे अधिकार एवं अवसर होते हैं। और नंबर 4, इसमें आर्थिक उद्देश्य के साथ साथ नैतिक एवं सामाजिक उद्देश्य को भी शामिल किया जाता है। तो ये तो था सहकारिता के मूल तत्व। जो 4 मूल तत्व हैं इनके बारे में थोड़ा सा अपने को ध्यान रखना है। चारों मूल मंत्र के बारे में पूछ लिया जाता है कि सहकारिता के मूल मंत्र है, 3 ये दे देंगे, एक कोई अलग दे देगा, कौन सा नहीं है तो उसको इस हिसाब से अपने देख लेंगे। आगे दिए हुए सहकारिता के मूल मंत्र, तो ये मैंने बताया ही था आपको कि एक सब के लिए सब एक के लिए और सबके हित में ही हमारा हित है। तो ये क्या है, सहकारिता के मूल मंत्र हैं। एक सब के लिए सब एक के लिए और दूसरा है जो सबके हित में ही हमारा हित है। चलिए आगे देखते हैं सहकारी समिति का गठन किस प्रकार होता है। किन्हीं समान आर्थिक या सामाजिक हित वाले क्रियाकलापों के उद्देश्य से कम 15 व्यक्ति मिलकर, कम से कम व्यक्तियों की संख्या 15, एक प्राथमिक सहकारी समिति का गठन कर सकते हैं। वे उस कार्य के लिए अपने साधन या पूंजी समिति में लगाते हैं। समिति का पंजीकरण सहकारिता विभाग से कराया जाता है। तो समिति का पंजीकरण कहाँ होता है, सहकारिता विभाग से। इसका संचालन सदस्यों में से ही चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा होता है। समिति के लिए सभी मिलकर कार्य करते हैं। समिति के आय व्यय का उचित तरीके से हिसाब किताब रखा जाता है। समिति अन्य स्थानों से भी ऋण और सहायता प्राप्त कर सकती है। लाभ हानि में सभी सदस्य सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। कोई एक सदस्य उत्तरदायी नहीं होता, इसके अंदर सभी के सभी सदस्य सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। अगर लाभ होगा तो सभी को बराबर हिस्से में आएगा, अगर हानि हुई तो हानि भी सभी को बराबर हिस्से में मिलेगी। अपने उद्देश्यों के अनुसार सहकारी समिति निम्नलिखित प्रकार से हो सकती है। नंबर 1, कृषि सहकारी समिति। नंबर 2 पे है दुग्ध सहकारी समिति। नंबर 3, उपभोक्ता सहकारी समिति। नंबर 4, गृह निर्माण सहकारी समिति। नंबर 5, सहकारी साख एवं बचत समिति। और नंबर 6, क्रय विक्रय सहकारी समिति। तो ये सहकारी समितियों के प्रकार हैं जो हमने देखे। 6 प्रकार मुख्य रूप से दिखाए गए हैं इसमें, इनको अपने को याद कर लेना है। हमें दैनिक उपयोग के लिए कई तरह का सामान खरीदना पड़ता है। कई बार व्यापारियों द्वारा हमें नकली या घटिया सामग्री दे दी जाती है। जानकारी के अभाव में हमें इस प्रकार आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है।
अगर हमें उपभोक्ता के हित संबंधी कानूनी प्रावधानों की जानकारी हो तो हम कई समस्याओं और आर्थिक हानि से बच सकते हैं। आइए अब उपभोक्ता सशक्तिकरण के बारे में चर्चा करें। तो उपभोक्ता सशक्तिकरण क्या है, इसके बारे में अपने चर्चा करेंगे। गणेश कक्षा 5 उत्तीर्ण करके कक्षा 6 में आया। उसने अपनी शिक्षिका के कहने पर पुस्तक विक्रेता से कहानियों की एक पुस्तक खरीदी, परंतु ये क्या, पुस्तक में तो पृष्ठ संख्या 13 से 20 तक के पृष्ठ भी नहीं थे। गणेश ने पुस्तक शिक्षिका को दिखाई। शिक्षिका ने उससे कहा, इस पुस्तक को विक्रेता को लौटाकर बदलवा लो। वह शाम को अपनी माँ के साथ विक्रेता के पास गया, किंतु विक्रेता ने पुस्तक वापस लेने से साफ मना कर दिया। बहुत देर तक बहस करने के बाद भी उन्हें वैसे ही वापस लौटना पड़ा। घर पर दादाजी उनका इंतज़ार कर रहे थे। गणेश ने दादाजी को सारी बात बताई तो दादाजी ने कहा, यह विक्रेता का गलत व्यवहार है। उपभोक्ता को इस प्रकार के शोषण से बचाने के लिए सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण कानून 1986 बनाया है। तो उपभोक्ता संरक्षण कानून कब बना? 1986 में। इस कानून के अनुसार कोई भी ग्राहक उपभोक्ता अदालत में अपनी शिकायत दर्ज करवा सकता है। अदालत उस उपभोक्ता को राहत प्रदान करेगी। कल मैं खुद उस विक्रेता से बात करूंगा। दादाजी के आगे बोले, हम अपनी खरी कमाई या खरा पैसा देकर खोटी चीज़ क्यों खरीदें, घटिया चीज़ क्यों खरीदें, मिलावट क्यों बर्दाश्त करें, भला कोई नकली माल क्यों लेवें। इसी तरह की ठगी से बचने के लिए बना है उपभोक्ता संरक्षण कानून। तो उपभोक्ता संरक्षण कानून कब बनाया गया? 1986 में। अगले दिन जब दादाजी के समझाने का विक्रेता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा तो उन्होंने जिला उपभोक्ता मंच में विक्रेता की शिकायत की। मंच ने गणेश को सही पुस्तक ही नहीं दिलवाई, बल्कि 5,000 रुपये हर्जाना और खर्चा भी विक्रेता से दिलवाया। चलिए पढ़ते हैं अब उपभोक्ता कौन होता है। उपभोक्ता के बारे में अपने देखते हैं। जब कोई व्यक्ति अपने उपयोग के लिए कोई वस्तु अथवा सेवा खरीदता है तो वह उपभोक्ता कहलाता है। वह वस्तु एवं सेवा का प्रत्यक्ष एवं अंतिम उपभोग करने वाला व्यक्ति होता है। जैसे आप चॉकलेट खरीद कर खाते हैं तो आप एक उपभोक्ता कहलाते हैं। इसी प्रकार आप एक टैक्सी किराए पर लेकर विद्यालय पहुंचते हैं तो भी आप उपभोक्ता कहलाते हैं। रामू अपने बच्चों के लिए बाजार से मिठाई खरीदता है। सोनू अपने बीमार भाई का निजी चिकित्सालय में इलाज करवाता है। तो रामू और सोनू भी उपभोक्ता की श्रेणी में आते हैं। उपभोक्ता का शोषण, आप पढ़ेंगे उपभोक्ता का शोषण ये क्या चीज़ होता है, किस प्रकार से उपभोक्ता का शोषण होता है, किस प्रकार से विक्रेता उसका शोषण करता है। उपभोक्ता का शोषण कई प्रकार से किया जाता है। खराब या घटिया वस्तु देना, मात्रा या तौल में वस्तु कम कर देना, अवधि पार वस्तु देना, निर्धारित ब्रांड की वस्तु के स्थान पर अन्य ब्रांड की वस्तु या नकली वस्तु देना। तो इस प्रकार से शोषण किया जा सकता है कि खराब चीज़ दे दे अपने को, मात्रा या तौल में वस्तु कम कर दे, जैसे 1000 ग्राम की जगह 900 ग्राम ही तौल दे, अवधि पार वस्तु यानी एक्सपायर डेट हो जाए वो चीज़ अपने को दे दे, निर्धारित ब्रांड की वस्तु के स्थान पर अन्य कोई नकली ब्रांड की या कोई घटिया वस्तु अपने को दे दें। तो ये क्या हो गया? उपभोक्ता का शोषण हो गया। विक्रेता द्वारा निर्धारित मूल्यों से अधिक राशि वसूलना, ये भी एक प्रकार का शोषण हो गया। वस्तु का बताए गए मानकों पर खरा नहीं उतरना, गारंटी की अवधि में वस्तु के खराब हो जाने पर गारंटी की शर्तों के अनुसार उसे नहीं बदलना, अथवा वारंटी की अवधि में उसमें सुधार नहीं करना, घटिया सेवा देना, समय पर सेवा नहीं देना या भुगतान प्राप्त करने के बावजूद सेवा नहीं देना आदि तरीकों से उपभोक्ता का शोषण किया जा सकता है। इस प्रकार से उपभोक्ता का शोषण किया जाता है। वो उन्होंने देखा कि क्या क्या इसमें
दुकानदार कर सकता है, क्या क्या चीज़ अपने को घटिया चीज़ दे सकता है, सेवा में देरी कर सकता है, या गारंटी चीज़ होती है उस चीज़ की, गारंटी के अंदर वो वापस नहीं करता उस चीज़ को, या वारंटी है तो उस चीज़ को सही करके नहीं देता। तो इस प्रकार से शोषण किया जा सकता है। आगे देखते हैं खरीदारी के समय रखे जाने वाली सावधानियाँ, कि हमें कोई चीज़ या कोई वस्तु खरीदते हैं तो क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए। तो नंबर 1, उपभोक्ता का दायित्व है कि शोषण से बचने के लिए वह खरीदारी करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखे। नंबर 1, खरीदे हुए माल या वांछित सेवा के भुगतान का बिल अथवा रसीद और गारंटी या वारंटी कार्ड अवश्य लेना चाहिए। शिकायत दर्ज कराते समय यह रसीद व कार्ड प्रस्तुत करना आवश्यक होता है। तो नंबर 1 पे तो ये देखा कि उसका हमें बिल जरूर लेना चाहिए। कोई भी वस्तु खरीदे उसकी गारंटी हो चाहे वारंटी हो तो उसका बिल जरूर लें। नंबर 2 पे सामान पर उसका नाम, मात्रा, बैच नंबर, उत्पादन एवं अवधि, समाप्ति की तिथि, कीमत, कर सहित या कर रहित तथा निर्माता का पूरा नाम व पता अच्छी तरह जांच कर खरीदना चाहिए। तो इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि कहीं वो चीज़ एक्सपायर हुई तो नहीं है। कीमत पर कर सहित और कर रहित दोनों प्रकार से देखना चाहिए, और निर्माता का पूरा नाम और पता उसका जांच कर ही कोई वस्तु खरीदनी चाहिए। नंबर 3 पे देखते हैं वस्तु की गुणवत्ता को प्रमाणित करने वाले ISI, एगमार्क, FPO आदि मानक चिन्हों को देखकर ही खरीदना चाहिए। तो गुणवत्ता को प्रमाणित करने वाले कौन कौन से चिन्ह हैं? ISI, एगमार्क, FPO आदि मानक चिन्ह, इनको देखकर ही वस्तु खरीदने चाहिए, जैसे ये नीचे दिखाए गए हैं। नंबर 4 पे है सावधानी रखनी चाहिए कि नापते अथवा तोलने के लिए प्रमाणीकृत बाट या माप का ही उपयोग किया गया हो, कि बाट उसके पास जो प्रमाणीकृत बाट है वही होने चाहिए। नंबर 5, वस्तु की पैकिंग का वजन वस्तु के वजन में शामिल नहीं होना चाहिए। जैसे मिठाई या कुछ और दुकानदार तोलते समय डिब्बे का वेट करता है तो यह गलत है, यह उपभोक्ता का शोषण है, इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। नंबर 6, आजकल विक्रेता आकर्षक विज्ञापनों के माध्यम से अपनी वस्तु के गुणों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाते हैं। उपभोक्ता इनसे भ्रमित होता है तथा कम गुणवत्ता वाली वस्तु भी खरीद लेता है। अतः उपभोक्ता को विज्ञापनों से भ्रमित नहीं होना चाहिए, बहुत अच्छी तरह देख परख कर वस्तु खरीदनी चाहिए। तो ये कुछ सामान्य ध्यान रखने योग्य बातें थी। आगे पढ़ते हैं उपभोक्ता शिकायत दर्ज कहाँ करें। उपभोक्ता के अधिकारों की रक्षा एवं उनके शोषण से बचाने के लिए सरकार द्वारा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 बनाया गया। इस कानून के अनुसार उपभोक्ता की शिकायतों की सुनवाई के लिए उपभोक्ता न्यायालयों का गठन किया गया। अलग अलग न्यायालयों का इसमें गठन किया गया। 20 लाख रुपए तक की शिकायत जिला उपभोक्ता मंच में, तो 1 रुपये या शुरू से जितने भी 0 रुपये से ऊपर कोई भी वस्तु है, अपनी कोई भी कीमत है, कहाँ तक ऊपरी सीमा कहाँ तक है उसकी 20 लाख, 20 लाख रुपए तक की शिकायत जिला उपभोक्ता मंच में। 20 लाख से अधिक और 1 करोड़ रुपए तक की राशि से संबंधित विवाद राज्य उपभोक्ता आयोग में, और 1 करोड़ रुपए से अधिक राशि से संबंधित शिकायत राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग में की जा सकती है। तो ये अलग अलग 3 मंच देख लिए अपनों ने। एक तो जिला उपभोक्ता मंच हो गया, दूसरा हो गया राज्य का जिसमें 20 लाख से 1 करोड़ तक, और 3 नंबर पे आ गया राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग। वहाँ 1 करोड़ से ज़्यादा की कोई वस्तु है या कुछ है तो उसका कहाँ शिकायत की जा सकती है? राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग के अंदर। इस राशि की सीमा में समय समय पर परिवर्तन हो सकता है। उपभोक्ता प्रत्येक स्तर पर 30 दिन की अवधि में न्याय के लिए ऊपरी न्यायालय में अपील कर सकता है। अगर 30 दिन तक उसे ऊपरी न्यायालय में जाना है तो वो उसके लिए जा सकता है। सभी सावधानियों के उपरांत भी यदि उपभोक्ता द्वारा खरीदी हुई वस्तु या सेवा में दोष पाया जाता है
और समझाने के बाद भी विक्रेता अथवा सेवा प्रदाता गलती नहीं सुधारता है तो उपभोक्ता न्यायालय में शिकायत अवश्य करनी चाहिए। सभी जिला मुख्यालयों पर जिला उपभोक्ता मंच स्थापित किए गए हैं। तो जिला उपभोक्ता मंच कहाँ हैं? सभी जिला मुख्यालयों पर जिला उपभोक्ता मंच बने हुए हैं। अतः हमें जागरूक रहकर इसका लाभ उठाना चाहिए। तो ये तो था कि कहाँ शिकायत करनी चाहिए, कौन कौन से 3 मंच बने हुए हैं। तो सबसे निचले स्तर पर आ गया जिला स्तर पे, फिर राज्य पे और फिर राष्ट्रीय स्तर पे। अब आगे देखते हैं उपभोक्ता शिकायत कैसे करें, इसकी प्रोसेस क्या है शिकायत करने की, किस प्रकार से अपने शिकायत कर सकते हैं। उपभोक्ता सादे कागज़ पर 4-5 प्रतियों में शिकायत लिखकर डाक से किसी प्रतिनिधि द्वारा या सवै उपभोक्ता न्यायालय में प्रस्तुत होकर अपनी शिकायत दर्ज करवा सकता है। या तो वो डाक से करवा दे या किसी प्रतिनिधि को दे दे या वह सवै जाकर शिकायत दर्ज करवा सकता है। इसका कोई शुल्क नहीं होता, ये बिल्कुल फ्री है, कोई भी शुल्क नहीं है और न ही वकील की आवश्यकता होती है। वस्तु या सेवा में दोष होने पर 2 वर्ष की अवधि में शिकायत दर्ज कराना जरूरी है। ऐसे नहीं है कि 5-7 साल निकल गए, आपने कोई वस्तु ली और 5-6 साल हो गए उसके बाद आप शिकायत कराओगे, ऐसा नहीं है। 2 वर्ष की अवधि, 2 वर्ष की अवधि के अंदर अंदर अपने को शिकायत दर्ज करवानी होगी। शिकायत में उपभोक्ता का नाम, पता, विक्रेता पक्ष का नाम व पता, शिकायत का विवरण एवं शिकायतकर्ता जो कुछ चाहता है उसका पूरा विवरण होना चाहिए। साथ ही बिल या रसीद आदि भी साथ होने चाहिए। उसके अंदर जो अपनों वस्तु खरीदी उस समय जो बिल लिए उसकी फ़ोटोकॉपी इसके अंदर लगानी चाहिए। चलिए आगे देखते हैं उपभोक्ता को उपलब्ध राहत किस प्रकार से उसको मिलती है। शिकायतकर्ता को न्यायालय अथवा आयोग जो राहत दिलवा सकता है उसमें से प्रमुख निम्नलिखित है। विवादास्पद सामान में सुधार करना, उस सामान के स्थान पर वैसा ही नया सामान दिलवाना, उपभोक्ता को होने वाली हानि या क्षति की क्षतिपूर्ति दिलवाना, उपभोक्ता को हर्जाना या खर्चा दिलवाना। तो ये चारों काम न्यायालय द्वारा या आयोग द्वारा करवाए जा सकते हैं। अब आगे कुछ शब्दावली दी हुई है उनको पढ़ लेते हैं। सहकारिता क्या होती है? सहयोग करने व साथ मिलकर काम करने की भावना हो वह क्या होता है? सहकारिता। आर्थिक का मतलब धन या रुपए पैसे संबंधित। शोषण मतलब दूसरे की मेहनत का अनुचित लाभ उठाना, कि मेहनत किसी और की है, लाभ कोई और ही उठा रहा है तो वो उस दूसरे का क्या कर रहा है? शोषण कर रहा है। गारंटी से क्या मतलब है? क्रय की गई वस्तु में एक निश्चित अवधि में दोष आने पर विक्रेता द्वारा बदले में वैसी ही दूसरी वस्तु देने, उसे कहते हैं गारंटी। और 2 नंबर पे दिखाइए वारंटी। वारंटी क्या होता है? क्रय की गई वस्तु में एक निश्चित अवधि में दोष आने पर विक्रेता द्वारा उसकी निःशुल्क मरम्मत करने की सुविधा। चीज़ वही रहेगी, उसमें सुधार कर देगा। जैसे कोई एक चीज़ खराब हो गई, जैसे टीवी है तो टीवी में कोई एक चीज़ में खराबी आ गई तो वो उस पूरे टीवी को नहीं बदल के देगा, उसकी जो चीज़ खराब है उसकी जगह दूसरी उसके अंदर डाल देगा। और गारंटी में ऐसा होता है कि टीवी में कोई एक चीज़ में खराबी आ गई तो भी वो उसको दूसरा पीस देगा। चलिए आगे इसके कुछ अभ्यास प्रश्न हैं वो देख लीजिए। ये अलग अलग, तो इनको करके देखिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।